हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसएससी सीजीएल का जो 2019 का पेपर हुआ था वो आपको पता है 2020 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो 5 मार्च का पेपर हुआ था, 5 मार्च में उसका शिफ्ट 1 को हम डिस्कस करने हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन यानी शिफ्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से डिटेल में। इसमें हम ये भी समझेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3-4 कितने आते हैं। और तो करेंट अफेयर्स के जो जो क्वेश्चन होंगे ना उसका मैं आंसर बता दूंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस फैक्ट को रटना। मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट अगर स्टैटिक से लिंक करके मैं बताऊंगा उसको याद कर लेना। क्लियर? एक्स्ट्रा फैक्ट जो स्टैटिक से लिंक होगा उसको आप देख लेना, लेकिन मैं बता दूंगा कौन कौन से करंट अफेयर से है और कौन कौन सा क्वेश्चन है जो है तो करंट अफेयर से, मतलब है तो स्टैटिक, लेकिन ऐसा कुछ करंट अफेयर्स में हुआ होगा उसके कारण स्टैटिक में पूछा गया है, तो ये भी मैं बता दूंगा। क्लियर? तो ये 5 मार्च का है। तो ये किस कोर्स का पास्ट है? क्योंकि राकेश यादव सर का बुक हम डिस्कस करें, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। ये बुक जो आपका देखते हो 2020 तक के क्वेश्चन, चाहे आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव करते हैं, इसमें भी हम 2020 तक के क्वेश्चन डिस्कस करें। क्लियर? तो इसमें देखो, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है। अब केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट हमने साथ स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि देखो 2017-18 तक के क्वेश्चन तो हम इसका कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, राकेश यादव सर की बात कर रहा हूँ। इसमें तो 2020 तक ही आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। क्लियर? बहुत मेजॉरिटी कंप्लीट है। सिंपल राकेश यादव सर में 2017-18 तक का हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, लेकिन 19 और 20 में जो भी एग्जाम हुए ना उसको हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। चलिए, समझ गए ना क्या हो रहा है? चलिए, एक हमारा स्टैटिक जीके का भी कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारा हो गया है। आप चलिए ध्यान से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है तो करेंट अफेयर्स, प्योर करेंट अफेयर्स है। द पुलिस ऑफ विच स्टेट वाज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिलता है। ध्यान देना, दिसंबर 2019 में किसी राज्य के पुलिस को क्या किया, एक अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। ये अवार्ड एक्चुअली बहुत दिखाता है करेज को, पूरे पूरे पुलिस सिस्टम के करेज के दिखाता है। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को नहीं मिलता है या एक पुलिस ऑफिसर को नहीं मिलता है, ये पूरे के पूरे एक साथ मिल जाता है पूरे राज्य के पुलिस ऑफिसर को। तो ये कौन सा किसको भी मिला है? ये गुजरात को मिला है। तो क्या गुजरात ये पहला राज्य है जिसको प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है? नहीं, गुजरात पहला नहीं है, गुजरात 7वां है। इससे पहले 6 स्टेट को मिल चुका है। क्लियर? 6 स्टेट या यूटी को मिल चुका है। तो दिया कौन? क्या प्रेसिडेंट साहब खुद दिए थे? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट दिए थे। पता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, कुछ अब बेसिक फैक्ट डिस्कस करना है स्टैटिक से। देखिए, सब इससे पहले किसको उसको मिल जाए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा और आसाम को मिल चुका है। यानी यहाँ पे यूटी भी है, याद रखिए यूटी भी है, सिर्फ आप स्टेट नहीं। क्लियर? इसको एक और नाम दिया जाता है निशान। और ये एक्चुअली पूरे पुलिस ऑफिसर के, क्योंकि पूरे राज्यों को मिला तो यूनिफॉर्म में वो एक इम्बलम लगाएंगे। क्लियर? जो उसके लेफ्ट हैंड के स्लीव में, समझ में आना, इम्बलम लगाएंगे। तो अब क्या याद करना है, गुजरात का नाम आते ही आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद कर ले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरता है, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर 8 स्टेट गुजरता है। तो आपको ये सारे याद करना है, GJRJ, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद MP, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद WB के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया ना? 8 हो गया ना? 2, 4, 6, 8। एक बार देख लेना। गुजरात से लेके आपको एक ये भी याद रखना है कि लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ है, मतलब कि आपको पता है बहुत सारे स्टेट कोस्ट में है, तो गुजरात का सबसे लेंथ लंबा है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम यूटी की बात कर ले, यूटी को ऐड कर ले, तो सबसे लंबा है अंडमान और निकोबार का। ठीक है ना? लेकिन अगर बात करें सिर्फ स्टेट का तो सबसे लंबा है गुजरात का। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं।
क्लियर, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, इन दोनों को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। एक डिस्प्यूट है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक एक पतला सा रिवर है। देखो एक्चुअली जो इंटरनेशनली और इंडिया इसको मानता है बॉर्डर, लाल वाले को, लेकिन पाकिस्तान मानता है इसको बॉर्डर, पाकिस्तान। क्लियर, तो अगर रेड के हिसाब से अगर इंटरनेशनली माना जाए तो ऑब्वियसली जो कि सही है, तो इसके हिसाब से ये रिवर इंडिया के अंदर होगा, लेकिन पाकिस्तान मतलब ये बोलता है कि ये होगा, पाकिस्तान इसको बोल रहा है, तो पाकिस्तान के हिसाब से रिवर पाकिस्तान का है, लेकिन है तो इंडिया का ही, समझ लीजिए। तो ये सर क्रीक डिस्प्यूट आपसे पूछा जा सकता है किस किस के बीच है, तो आप बोल देना इंडिया पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि रिवर होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेस है। क्लियर, और कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना था? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2 यूटी है, उसके अलावा 3 स्टेट है, 2 यूटी और 3 स्टेट, ठीक है। तो स्टेट में सबसे लंबा बॉर्डर किसका है? राजस्थान का, याद है हमें, कोई दिक्कत नहीं। और क्या याद रखना है? गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम था कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम चेंज हो गया, ये न्यूज में आया था, मतलब नाम कुछ समय पहले चेंज हुआ, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसमें हमें याद रखना है? जो एरिया में है गुजरात का, एरिया में रैंक है 5, एरिया में रैंक है 5 गुजरात का, ठीक है ना। अगर बात करें पॉपुलेशन में रैंक आता है 9th। क्लियर, उसके अलावा एक और चीज़ याद कर लेते हैं यहाँ पे। जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद है, और कैपिटल गांधीनगर, याद रखना है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। क्लियर है ना। और आप मुझे बस बताना है कि 1960 को किससे अलग होके बना था, ये ठीक। मैंने आपको गुजरात से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। एक देखो, ये भी करंट अफेयर्स था प्योर, ये भी प्योर करंट अफेयर्स है। क्लियर, विश्वास व्हिच इज मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 2020 में। इसका एक्रोनिम क्या है? देखो, अब खुद सोचो, वीडियो इंटीग्रेशन एंड सिस्टम वाइड एडवांस सिक्योरिटी, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, वीडियो इंटरफेस एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता था, इसका फुल फॉर्म होता है, मैं बता दूं, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। ये विश्वास किसने किया था? उस समय अमित शाह जी थे। क्लियर, मोदी जी नहीं थे। और ये कुछ नहीं है। क्लियर, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। क्लियर, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। अब देखो, इन जनवरी 2020 बी साई दीपक ने, जो कि ये बिलोंग करते तेलंगाना से, हैदराबाद से, इनको ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है मोस्ट साइड लंचेज। ये साइड लंचेज का मतलब पहले मैं बता दूं कैसे होता है। 1 मिनट में ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर अगला बार ये पैर को ऐसे करके, मतलब अगली बार इस पैर को ऐसे करके, मतलब ऐसे नहीं करते जो कसरत होता है, साइड लंचेज। ये इन्होंने 60 सेकेंड में 59 कर लिया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान के इरफान अली का। क्लियर, पाकिस्तान का इरफान अली 54 किया था, ये याद नहीं करना है, वो तो मैं वैसे ही इसके बारे में देखा था पहले, इनके बारे में। तो बी साई दीपक ने और भी 4 ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। क्लियर, और ये इन्होंने 60 सेकेंड में 59 किया था, याद कर लिए। क्लियर, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जो प्रीवियस रिकॉर्ड था पाकिस्तान के पास था इरफान अली नाम का, याद नहीं करना है, ये तो मैं वीडियो देखा था तो मुझे थोड़ा बहुत याद था। क्लियर, 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल। देखो सिंपल है, ये भी है तो करंट अफेयर्स, लेकिन ये बिल्कुल स्टैटिक से, आप बिल्कुल ये नहीं भी याद रहता तो भी आप यूथ फेस्टिवल किनके नाम से, किनके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है तो हमें योगा याद आ जाता है। क्लियर, वेदांता नाम याद आ जाता है। इनका जो ओरिजिनल नेम था नरेंद्र दत्त।
क्लियर, नरेंद्र दत्त ओरिजिनल थे। तो लखनऊ में कमोमरेट क्या है, ये क्वेश्चन अगर पूछता तो थोड़ा टफ हो जाता है। ये तो बिल्कुल स्टैटिक था कि आपको पता है यूथ डे भी हम मनाते हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, स्वामी विवेकानंद। चिल्ड्रन डे मनाते हैं हम इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जो नेशनल वर्ल्ड लेवल पे जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस, सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है महात्मा गांधी पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे हमें याद है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा रिवर के। इनके नाम से हमें सत्याग्रह याद रखना है, बरदौली सत्याग्रह, क्लियर, बरदौली सत्याग्रह याद रखना है। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम इनका है नरेंद्र दत्त, और 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। ये चीफ डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के। इन्होंने इंडिया, क्लियर, और ये इंट्रोड्यूस किया था वेदांता और योगा को पूरी दुनिया में, याद रखना है इन्होंने। इनका एक बहुत अच्छा कोट है, इफ़ आई लव माई सेल्फ डिस्पाइट माई इनफाइनाइट फॉल्ट, अगर मेरे में इतनी कमी है इसके बाद भी मैं अपने से इतना प्यार करता हूँ, हाउ कैन आई हेट एनी वन एट द ग्लिम्स ऑफ ए फ्यू फॉल्ट, किसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हमसे नफरत करने लगते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। Which dynasty built a पंचरथ, पंचरथ जो बना था महाबलीपुरम में, क्लियर, किसने बनाया था ये हम सबको पता है, चेरा चोला नहीं बना था, पल्लव ने बनाया था। पल्लव की बात करें, पल्लव की बात करें, क्योंकि जो ऑप्शन आंसर है वही मैं बताता। इनका जो इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उनका नाम था सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु। और एक इसका इम्पॉर्टेंट राजा था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन वन। नरसिंह वर्मन वन क्यों फेमस है, क्योंकि इसने पुलकेशिन टू को हरा दिया था यार, पुलकेशिन टू, चालुक्य वाला पुलकेशिन टू को हरा दिया था, चालुक्य जो बतापी बदामी का था। इसीलिए नरसिंह वर्मन वन को टाइटल मिला था कि क्या, किस चीज़ का, बतापी कोंडा का, क्योंकि इसने बतापी को कनकर किया था। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुएनसांग किस पल्लव रूलर के दरबार में आए थे, तो आप बोल देना हुएनसांग आए थे नरसिंह वर्मन वन के समय में। क्लियर, इतना हो गया। बाकी मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि बाकी बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। चेरा चोला पांड्या, चेरा चोला पांड्या का आप ये याद रख लीजिएगा बस, इसका एम्बलम, क्लियर, एम्बलम सबका याद कर लीजिएगा। जैसे पांड्या का फीस है, और उसी तरह चेरा और चोला का है, ठीक है। एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये है पंचरथ। पंचरथ में टोटल 5 रथ है। कौन कौन सा रथ है, एक है धर्मराज रथ, एक है भीम रथ, एक है अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ठीक है। 1 2 3 4 5, नकुल सहदेव एक ही साथ है और द्रौपदी है। इसको एक्चुअली यूनाइटेड के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दे दिया गया है। कल्चरल साइट होते हैं ना, कल्चरल साइट 3 टाइप के साइट होते हैं वो यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 3 टाइप के, एक है कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। मिक्स्ड एक ही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना वो मिक्स्ड कौन सा है। देखते हैं कि आप लोग देखते हो कि नहीं, कि सिंपल बोलते हो बनाने के लिए। द फेमस 11 डे लॉन्ग धानु यात्रा एक फेस्टिवल है। ये इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। ऑब्वियसली करंट अफेयर से आया हुआ है। ये स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक है ये, मतलब ये जनरल स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत फेमस। किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है धानु यात्रा, ये फेस्टिवल है, मतलब ये थिएटर है, एयर थिएटर। ये एक्चुअली उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखना, उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। ये लिखा, ये एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थियोरेटिकल परफॉर्मेंस किया जाता है उड़ीसा में। जहाँ आप कहाँ पे याद करने के लिए, ये ग्रीनिज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्रीनिज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे जो पूजा होता है किसका याद रखना है, ये जो ड्रामा करते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी को कन्वे करते होंगे। जो स्टोरी है कृष्ण भगवान और उसके जो राक्षस जो उनके मामा थे कंस के बीच का है, स्टोरी बताते हैं। उड़ीसा का थोड़ा देख लेना, उड़ीसा का मैप है, चिल्का लेक है उड़ीसा में, पूरी कोस्ट है यहाँ पे, गंजम कोस्ट है जहाँ पे आपको पता है अरीवाडा बहुत सारा होता है, महानदी का डेल्टा है, और बस इतना ध्यान दे देना, और सब तो थोड़ा बहुत चीज़।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What was the theme of करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। What was the theme of, देखो ये जो मुझे पेपर मिला वो काफ़ी टिल्टेड है करंट अफेयर्स की तरफ, 6 7 8 क्वेश्चन है, मतलब जनरली नहीं होता है। What was the theme of 107th इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि बेंगलुरु में हेल्ड हुआ, बेंगलुरु में 107th वाला बेंगलुरु में हेल्ड हुआ, इसका थीम क्या था? थीम क्या था पहले मैं आपको पूरे बताता हूँ। ये 10 साइंस कांग्रेस हुआ, इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। यार पहली बार रूरल डेवलपमेंट को स्पेशल थीम देके बात किया गया। हुआ क्या, बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, वहीं पे बेंगलोर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, वहीं पे हुआ। इवन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएम साहब खुद पहुँचे हुए थे। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया आई स्टेम पोर्टल, आई स्टेम पोर्टल, क्लियर। और जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, इस ये प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और इसका ओरिजिन जो 2 केमिस्ट ने किया था, एक है सिम्पसन और एक है मैकमोहन, क्लियर। मतलब ये ब्रिटिश समय का ही ऑर्गेनाइजेशन है। जसप्रीत बुमराह को एक सिलेक्ट किया गया है, एक अवार्ड मिला है कि उनका परफॉर्मेंस इंडियन मतलब अच्छा था, तो पॉली उमेरगर अवार्ड मिला है, ये भी करंट अफेयर्स का है। क्रिकेट से पूछ लेता है क्वेश्चन, मतलब पूछता है यार। एक है चिरोपोडी, एक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं किस बॉडी पार्ट को, जो पैर होता है ना, फीट की स्टडी करते हैं, ठीक है। चिरोपोडी ये है पैर की चिकित्सा। हाथ की होता है चिरोलॉजी, और चिरोग्राफी होता है लिखावट या शैली की, केमिस्ट्री तो हमें पता ही है। सेटोलॉजी होता है वेल और डॉल्फिन का अध्ययन, और कार्डियोलॉजी होता है जो दिल, कार्पोलॉजी होता है जो फल फ्रूट, कैलियोलॉजी होता है जो पक्षी के घोंसले का अध्ययन करते हैं, नेस्ट का अध्ययन, कि कौन पक्षी कैसे बनाती है, ये सब बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे हो जाओ, ठीक है। ईश्वर शर्मा, ये एक्चुअली एज विन ऑनर्ड विद द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है। देखो एक्चुअली ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिलता है हर साल बहुत सारे बच्चों को अलग अलग फील्ड में, और ये 15 साल से कम के बच्चों को मिलता है। तो इंडियन को मिला है एक ईश्वर शर्मा को। ईश्वर शर्मा किससे रिलेटेड है? योगा से रिलेटेड है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को मिलता है, कोई योगा से रिलेटेड होता है, कोई इवन पेंटिंग से रिलेटेड होता है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, बहुत सारे बच्चों को मिलता है। इनका मतलब ये जो है ना ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी, ये जो वेबसाइट है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड देती है वो बहुत फेमस हो गई कुछ समय में, क्योंकि यार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बात देखो, जैसे एक बच्ची को मिली है ये टैटू के फील्ड में। देखो ये अवार्ड दुनिया का पहला और एकमात्र चाइल्ड प्रोडिजी इनिशिएटिव है जो टॉप 100 बच्चे को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है हर साल फ्रॉम द वेरियस वर्टिकल। देखो, और 15 साल से कम के एज होने चाहिए, ठीक है। कि किस फील्ड में, आर्ट, म्यूजिक, डांस, राइटिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो योगा के फील्ड में ईश्वर शर्मा को मिला है, वो भी एक बच्चा है। हुआ इन व्हिच ईयर वाज द नाहरगढ़ फोर्ट ऑफ जयपुर बिल्ड बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है और आराम से पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली नाहरगढ़ फोर्ट है, अरावली हिल्स के पास है, क्लियर, जयपुर में है ऑब्वियसली। इसके साथ साथ लगता 2 फोर्ट है, अमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, क्लियर। और ये जो बनाया गया था 1734 में बनाया गया था महाराजा सवाई जय सिंह, जो उस समय जयपुर के राजा हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन का जो लाइट इमिट होता है वो येलो ही होता है, ये तो हमें पता है, क्लियर। बाद में वो स्पेक्ट्रम के तौर पे अलग अलग बिखर जाता है विबग्योर पैटर्न में, ये तो हमें सबको पता है। और 7 कलर कंबाइन होकर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हमें पता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं,
पोंगल फेस्टिवल 4 दिन का होता है, हमें पता है, लेकिन इसमें फोर्थ डे ऑफ पोंगल कौन होता है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ज़्यादातर लोग पोंगल याद करके चले जाते हैं, लेकिन फोर्थ डे पूछा, यानी आपको पोंगल का चारों याद करना है। सबसे पहले भोगी, आप ऐसा ट्रिक याद कर ले, PTM के याद कर लेना, सॉरी BTM के, भोगी पोंगल, थाई, मट्टू और कानून। तो जो फोर्थ डे है वो कानून पोंगल है। ये मेन पोंगल का फेस्टिवल होता है, ये 14 जनवरी को आता है, याद नहीं रखना डेट, ठीक है, नहीं, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, बस इतना याद रखना काफ़ी है। Which national park among the following the largest protected area in the eastern Himalayan sub-region? ईस्टर्न हिमालय सब रीजन है भाई। देखो जिम कॉर्बेट ईस्टर्न हिमालय में, हटाओ ना भाई, ये तो उत्तराखंड में, तो ईस्टर्न में कहाँ हो गया, ईस्टर्न हिमालय तक मतलब इधर इस साइड। बांदीपुर भी नहीं है। कैबुल लिमजाओ नेशनल पार्क, ये तो हिमालय का पार्ट ही नहीं, तो ऐसे हो जाता है ना, मणिपुर में है ना। नामदफा, अब देखो, अब खुद देखो, कैबुल लिमजाओ यहाँ पे है भाई, ऐसे है ना, हिमालय का, ईस्टर्न हिमालय का मतलब ऐसे, तो नामदफा। तो इसमें तो आप डायरेक्ट, आपको कोई नहीं फर्क पता है, आपको बस लोकेशन थोड़ा बहुत पता है तो आप कर सकते हो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट हमें जो इम्पॉर्टेंट है, बांदीपुर यहाँ पे देख लीजिए, ये तो सदर्न इंडिया में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए कर्नाटका में है। इसीलिए एटलीस्ट हमें नेशनल पार्क जो न्यूज में हो या कुछ पिक्चर ऐसे ही आते हैं उसको देख लो, क्योंकि टोटल 104 है तो उतना तो ध्यान नहीं रख सकते, एटलीस्ट 30-40 जो फेमस है उसका तो ध्यान रख सकते हैं ना, बताइए। In which year was the currency building in the BBD Bagh और Dalhousie area of Kolkata constructed? तो आप पूछोगे ये अभी क्यों पूछा भाई, ये करंट अफेयर्स में आया था, पता है क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ क्या, इसको मतलब इसको डिमोलिश करने की बात चल रही थी, काम तो हो रहा था, जैसे इसको करेंसी को बनाया गया था ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता में 1833 में, ऑब्वियसली डलहौजी बनाया होगा। और ये स्टार्टिंग में ये ऑफिस ऑफ किसके तरह काम करता है, मतलब जो RBI टाइप का है ना उसके तरह काम करता था, क्लियर। और बाद में क्या किया, इसको डिमोलिश करने की बात चली गई 1994 में, लेकिन 1996 से 1998 तक मतलब थोड़ा बहुत डेमोलिशन हुआ। लेकिन उसके बाद जो एक है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, उन्होंने बोला कि नहीं यार, इसको डेमोलिश नहीं करते क्योंकि ये हेरिटेज है हमारा, तो ये इसको क्या कर दिया गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और इसको अभी जो न्यूज़ में क्या आया था कि प्रधानमंत्री ने इनको डेडिकेट किया है और मतलब रीओपन करने की बात की गई है इसको एज ए म्यूजियम, ठीक है। तो ये न्यूज़ थे कि इसको रीओपन करने की बात की गई एज ए म्यूजियम। तो बनाया कब गया था, तो अगर ये आप न्यूज़ में पढ़े रहते हैं तो ये बना सकते थे। तो ये करंट अफेयर्स का पिछले साल का है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्रू तिरुतानी, ये फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ से कौन सा रिवर फ्लो होती है, ये रिवर का नाम है नंदी। ये बहुत छोटी सी रिवर है, देख लीजिए, अगर आप नंदी, इतना छोटा है कि आप नंदी रिवर सर्च करोगे तो किसी और देश का रिवर दिखाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फर्स्ट, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स था इसलिए पूछा था। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्क्स इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत फेमस न्यूज में था, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट रूल हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स नीड टू बी पेड बाय 15 जून बाय द इंडिविजुअल हु इज लाइबेबल टू पे एडवांस टैक्स, 15% कर दिया था, ये भी करेंट अफेयर्स का था, क्या 15% पे कर सकते हो। जी बबीता राइडू, इसने अभी क्या किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन की, सेबी की बनी है, ये भी करंट अफेयर्स था। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड था करंट अफेयर्स की तरफ, तो हम इसीलिए एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम में हम गेस नहीं कर सकते कि यार कौन सा स्टैटिक से ज़्यादा फुल होगा या जी की मतलब करंट से होगा। ये स्टार्टिंग में स्टैचुटरी बॉडी नहीं था, बाद में इसको स्टैचुटरी पावर दिया गया 1992 में, याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, रीजनल ऑफिस और जगह है। इंडियन रेलवे का जो इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन है, ये तो हम सबको पता है, 139।
किस लोकेशन पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में? इसका नाम है अगस्त क्रांति मैदान, इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है। एक्चुअली 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने एकदम कॉल दिया कि चलिए अब तो करना ही है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, डू एंड डाई का कॉल। स्टार्टिंग में इसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान, लेकिन अब इसका नाम क्या चेंज हो गया, अगस्त क्रांति मैदान। ऑब्वियसली क्योंकि अगस्त में क्रांति हुआ था ना, अगस्त में क्रांति हुआ था। क्या, कौन से क्रांति? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। क्या नाम था? ग्वालियर टैंक मैदान। तो आपको कोई भी ऑप्शन है, ग्वालियर टैंक भी आ जाए तो भी आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि प्रगति मैदान होगा, नहीं। क्लियर। एक्चुअली कुछ आपको याद भी रखना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये डू एंड डाई का जो नारा है किसने लिखा था? गांधी जी खुद लिखे थे? नहीं, एक बंदे थे जिनका नाम है यूसुफ मेहर अली। ये ट्रेड यूनियनिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, यही लिखे थे। ये उस समय मेयर थे मुंबई के। इन्होंने क्विट इंडिया कॉइन किया था। इवन इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। क्लियर। अब एक दो का नाम बताते हैं। अरुणा असफ अली, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में क्या किया? उन्होंने इंडियन तिरंगा फैलाया था। मतलब इन्होंने तिरंगा फैलाया था। किनका नाम है? अरुणा अशरफ अली। क्लियर। ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। कुछ वायलेंस हुआ था। उसके अलावा कुछ और आपको याद रखना है। एक लेडी है जिनका नाम था उषा मेहता। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया था ताकि लोगों को अवेकन कर सके। तो ये बहुत बार पूछा गया, इनका नाम उषा मेहता। कुछ लोग थे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचित्रा कृपलानी, ये सब लोग। ठीक है। Which district has been awarded the Plastic Waste Management Award for being a best district in India to plastic waste management category during स्वच्छता ही सेवा? ये जो देखो, स्वच्छता ही सेवा जो है ना स्कीम, इसके अंदर बहुत सारे अवार्ड दिया जाता है। उसमें से एक अवार्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। ये अवार्ड डिब्रूगढ़ को दिया गया। डिब्रूगढ़ किसका पार्ट है? ये डिब्रूगढ़ पार्ट है आसाम का है, हम सबसे पता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर है। क्लियर। डिब्रूगढ़ ये है। ठीक है। बहुत सारे हिल्स आपको याद रखना है, मिकीर हिल्स वगैरह जो है। क्लियर। बरेली रेंज, चाचर प्लेन। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल। मतलब अरुणाचल दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन फॉरेस्ट कवर मतलब एरिया का, उनके पूरा स्टेट का हाईएस्ट परसेंटेज, तो इसमें मिजोरम सबसे टॉप पे आता है। उसका मान लो उनका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 किलोमीटर स्क्वायर। उसका लगभग 85 तो उनका जंगल ही है, 15 में ही लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80, मेघालय का लगभग 76। तो समझ लें अरुणाचल दोनों में सेकंड पे ही आता है। क्लियर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर ऑफ विच एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये भी करेंट अफेयर्स का है, employed the nanoscale phenomena called electrokinetic streaming potential to harvest energy from flowing water on a small scale like water flowing through household water tap। तो ये किसने बनाया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IIT गुवाहाटी ने। तो ये भी करेंट अफेयर्स का प्योर, आप इसको छोड़ सकते हो। क्लियर। ये कौन सा फिजिक्स का लॉ है जो बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एवोगाड्रो नंबर है। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर? 6.022 × 10⁻23। क्लियर। तो हमें बस कुछ याद नहीं करना है, मतलब ये इसको तो कर लेना है। इसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो ये मैंने बताया नहीं, करंट अफेयर्स से कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड था। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो। आगे का पेपर मैं कर लाऊंगा, अभी थोड़ा डिले हो गया था थोड़ा, अब रेगुलर आएगा इसमें पेपर, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।